नमस्कार, मैं डॉक्टर अंजलि शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएस कॉलेज बीकानेर। आज की क्लास में हम ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी ऑफ इंडिया अर्थात भारत के परंपरागत कढ़ाई का अध्ययन करेंगे। भारत प्राचीन काल से ही अपनी आकर्षक, अलौकिक, सुंदर एवं विशिष्ट कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के कढ़े हुए सुंदर एवं आकर्षक वस्त्र विश्व के अनेक देशों में प्रसिद्ध थे। तब कढ़ाई सुई धागे से की जाती थी तथा उत्कृष्ट एवं सौंदर्यमय नमूने बनाए जाते थे। कढ़ाई कला भारत की विशेषता रही है। पुराणों एवं वेदों में भी कढ़ाई कला का उल्लेख मिलता है। मोहनजोदड़ो की खुदाई में तांबे की सुई एवं कढ़ाई किए वस्त्रों का चित्रण मिला है। बुद्ध की प्राचीन प्रतिमाओं एवं स्तूपों में भी कढ़ाई का चित्रण मिला है। आज भी अजंता एवं एलोरा की गुफाओं में कढ़ाई से अलंकृत परिधान देखे जा सकते हैं। प्राचीन साक्ष्यों से यह साबित होता है कि कुषाण काल में भी कढ़ाई कला अत्यंत लोकप्रिय एवं विकसित थी। मुगल शासकों को कढ़े वस्त्र अत्यंत प्रिय थे, अतः इस काल में कढ़ाई कला को विशेष प्रोत्साहन एवं प्रश्रय मिला। मुगल काल के कढ़ाई कला में फारसी कला का प्रभाव भी देखने को मिलता है। अकबर के शासनकाल में कढ़ाई कला को बहुत अधिक विकसित किया गया। उन्होंने कढ़ाई करने के विशाल कारखाने भी खोले। भारत की कढ़ाई कला विश्व विख्यात थी। वस्त्रों एवं परिधानों पर बहुमूल्य रत्नों जैसे हीरे, जवाहरात, सोने, पन्ने आदि को कढ़ाई कला द्वारा जड़ा जाता था। ऐसे वस्त्र अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक लगते थे और ऐसा आभास होता था कि सूर्य, चंद्रमा तथा तारेगण के साथ पूरा आकाश ही वस्त्र पर उतर आए हों। इन बहुमूल्य रत्न जड़ित कढ़े वस्त्रों की मांग विश्व के कोने कोने में थी। इसीलिए यूरोप एवं अन्य देशों के व्यापारी यहाँ के कढ़े वस्त्रों का व्यापार विश्व के भिन्न भिन्न देशों में करते थे तथा खूब धन कमाते थे। कढ़ाई कार्य अधिकतर सिल्क के वस्त्रों पर किए जाते थे। नमूने के रूप में प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण, पशु पक्षी, नृत्य करती मानव आकृतियाँ, देवी देवताओं के चित्र, पौराणिक गाथाओं पर आधारित चित्रों को काढ़ा जाता था। रंग बिरंगे रेशमी एवं सूती धागों से वस्त्र को काढ़ा जाता था। कढ़े वस्त्रों का उपयोग शादी, विवाह, तीज, त्योहार, विशेष उत्सवों एवं नाटक खेलने के समय किया जाता था। पहाड़ी लोग भी कढ़ाई कला में विशेष निपुण थे। वे इस कार्य को अधिक रुचिपूर्वक, धैर्य एवं उत्साह के साथ करते थे। इस तरह विभिन्न देशों के संस्कृतियों, रीति रिवाजों एवं परंपराओं के समागम से भारत में नई नई कढ़ाई के टांके एवं नमूने विकसित हुए। भारतीय कढ़ाई कला में यहाँ की सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिबिंब झलकता है, परंतु क्षेत्र विशेष पर कढ़ाई कला, रंग संयोजन, संस्कृति का प्रभाव, टांके, नमूने एवं बनाने की विधि में विभिन्नता होती है। अतः भारत की परंपरागत कढ़ाई उस स्थान विशेष के नाम से जानी जाती है जहाँ से इसकी उत्पत्ति होती है। भारत की कुछ प्रसिद्ध कढ़ाई कलाएं निम्नानुसार है। फुलकारी ऑफ पंजाब, पंजाब की फुलकारी। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि फुलकारी दो शब्दों के मिलने से बना है, फूल प्लस कारी। फूल का अर्थ है फूल अर्थात फ्लावर तथा कारी का अर्थ है काम, वर्क, अर्थात फुलकारी फूलों का काम है। यह पंजाबियों की एक महत्वपूर्ण परंपरागत कढ़ाई है। पंजाब की फुलकारी देश विदेशों में प्रसिद्ध है। रोहतक, गुड़गांव, करनाल, हिसार और दिल्ली फुलकारी के काम के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। पश्चिमी पंजाब में फुलकारी को बाग कहा जाता है।
बाग फुलकारी का ही एक विस्तृत रूप है। इसमें पूरे वस्त्र पर फुलकारी की जाती है, जिससे संपूर्ण वस्त्र एक बाग की तरह प्रतीत होने लगता है। फुलकारी कला पर अगर हम दृष्टिपात करें तो यह पता चलता है कि इसका उद्गम फारसी कला से हुआ है। फारसी में इसे गुलकारी कहा जाता है। गुलकारी का शाब्दिक अर्थ है फूलों का काम, क्योंकि फारसी में गुल को फूल कहा जाता है। अतः पंजाब की फुलकारी गुलकारी से मिलती जुलती होती है। फुलकारी का काम पंजाबी लड़कियों एवं स्त्रियों द्वारा बड़े ही उल्लास एवं उत्साह से किया जाता है। यह उनका उद्यमी, परिश्रमी एवं कठिन मेहनती होने का संकेत देता है। फुलकारी को सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य एवं सुहाग का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए फुलकारी से कढ़े परिधानों को वहाँ की विवाहित स्त्रियां बड़े ही उल्लास एवं उत्साह के साथ शादी, विवाह एवं तीज त्योहारों के अवसर पर पहनती हैं। फुलकारी का काम साधारण खद्दर के वस्त्र पर किया जाता है। सिल्क के धागों से इस पर ज्यामितीय नमूने मीन्स ज्योमेट्रिकल डिज़ाइंस बनाए जाते हैं। इसमें सीधी, तिरछी, आड़ी, चौकोर एवं त्रिकोण रेखाओं का उपयोग किया जाता है। रंग संयोजन में लाल, पीला, नारंगी एवं सफ़ेद रंग प्रमुखता से काम में लाया जाता है। रेशमी धागों को पट कहा जाता है। फुलकारी अत्यंत सौंदर्यमय एवं आकर्षक लगता है। इसे माँ अपनी पुत्री को शादी के शुभ अवसर पर उपहार स्वरूप देती है। फुलकारी के नमूने में वहाँ की स्त्रियों की अनोखी कल्पना शक्ति, स्मृति एवं मौलिकता की पुष्टि होती है। नमूने अधिकांशतः प्राकृतिक स्रोत से लिए जाते हैं, जैसे चांद, सूरज, वनफूल, सागर, तरंग, कंठहार आदि। नमूने तथा रंग संयोजन के आधार पर फुलकारी को विभिन्न नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे ककड़ी बाग, मिर्ची बाग, धनिया बाग, करेली बाग, अनार बाग, शालीमार बाग, चंद्रमा बाग, जंजीरा दा बाग, गुलकेरियन दा बाग इत्यादि। फुलकारी के नमूने को वस्त्र पर अंकित नहीं किया जाता, बल्कि वस्त्र के धागों को ही गिन गिनकर सुंदर उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं। फुलकारी के कई प्रकार होते हैं। इनमें से जो लोकप्रिय हैं वो इस प्रकार हैं। चोप। चोप लाल रंग के चद्दर पर बना होता है, जिसे नानी अपने नातिन की शादी के शुभ अवसर पर उपहार स्वरूप देती है। यह सुनहरे पीले रंग के रेशमी धागों से दोहरी टकाई के टाँके से बनाए जाते हैं। कढ़ाई वस्त्र के दोनों ओर से दिखती है। इसमें कलाकार की संपूर्ण व्यक्तित्व, कुशलता एवं प्रवीणता स्पष्ट रूप से झलकती है। चोप अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक होता है। नेक्स्ट है सुभर। यह शॉल भी चोप की तरह ही लाल रंग के शॉल पर बना होता है। इसे माँ अपनी पुत्री के शादी के शुभ अवसर पर उपहार स्वरूप देती है। इसे फेरों के समय पहना जाता है। इसमें भी चोप की तरह ही नमूने बने होते हैं, परंतु सुभर की विशेषता यह है कि शॉल के बीच में 5 नमूने एक साथ ही बने होते हैं। उसी नमूने का चित्रण शॉल के चारों कोनों पर भी किया जाता है। नेक्स्ट फुलकारी का प्रकार है तिलपत्रा। ये सस्ते एवं झिरझिरे खद्दर के वस्त्रों पर बनाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे फूलों के नमूने बने होते हैं। इसे गृह स्वामी अपनी दासियों को शादी के शुभ अवसर पर उपहार स्वरूप देते हैं। शीशेदार फुलकारी। इस फुलकारी में नमूने के बीच बीच में शीशे या अभ्रक को काज वाले टांके के साथ लगाया जाता है। अधिकांशतः यह फुलकारी साटिन तथा रेशमी वस्त्रों पर की जाती है। फिर है कच्छ की फुलकारी। कच्छ की फुलकारी काफ़ी लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध है। कच्छ प्रदेश में किए जाने के कारण इसका नाम कच्छ की फुलकारी पड़ा है। इसमें वस्त्र के चारों ओर उत्कृष्ट नमूने से बॉर्डर बनाए जाते हैं। बीच के रिक्त स्थानों में पशु, पक्षी, फल, फूल, पत्तियां आदि के नमूने चित्रित रहते हैं। नमूने प्रायः चेन एवं हैरिंगबोन टाके से बनाए जाते हैं। हाथी, मोर, तोते, हंस, कबूतर आदि के नमूने को
बड़ी प्रवीणता एवं कुशलता के साथ चित्रित किया जाता है। फुलकारी का एक प्रकार है नीलक। जब नीले रंग के खद्दर के वस्त्रों पर पीले अथवा क्रिम्सन रंग के रेशमी धागों से कढ़ाई की जाती है तो इसे नीलक कहा जाता है। कभी कभी काले रंग के खद्दर पर भी फुलकारी की जाती है। नमूने के रूप में घरेलू उपयोग की सामग्री को चित्रित किया जाता था, जैसे कंघी, पंखा, छाता आदि। इसके लिए फूल पत्तियों के नमूने को भी अंकित किया जाता था। बाग। पंजाब की फुलकारी की तरह ही वहाँ का बाग भी काफ़ी लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध है। यह फुलकारी की तरह ही है, परंतु फुलकारी एवं बाग में खास अंतर है कि इसमें कढ़ाई संपूर्ण वस्त्र पर की जाती है। बाग सामान्यतः 2 रंग के शेड्स के धागों से बनाई जाती है, जैसे पीला और सफ़ेद, नारंगी और पीला, हरा और क्रिम्सन, लाल और भूरा इत्यादि। बाग कढ़ाई से युक्त वस्त्र इतना सुंदर एवं आकर्षक लगता है कि संपूर्ण वस्त्र ही एक बाग की तरह प्रतीत होने लगता है। बाग के कई प्रकार होते हैं, जैसे घूंघट बाग। इसमें 3 कोनों वाला लाल रंग का शॉल होता है, जिसमें सुनहरे, पीले एवं चटक रंगों से सुंदर सुंदर नमूने बने होते हैं। इसे विवाह के समय घूंघट के शुभ अवसर पर दुल्हन के सिर पर ओढ़ाया जाता है। वरीदा बाग, यह भी लाल रंग के शॉल पर बना होता है। इसे विवाह के समय वर पक्ष की ओर से दुल्हन को उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसे दूल्हे की दादी बनाती है। इसे बनाने में अधिक श्रम एवं समय लगता है। इसे पूरा करने में लगभग 4 वर्ष का समय लगता है। नमूने पीले रंग के रेशमी धागों से बनाए जाते हैं। इसमें छोटे छोटे नमूने काढ़े जाते हैं। यह शॉल अत्यंत सुंदर व आकर्षक लगता है। भवन बाग, इसमें 52 ज्यामितीय आकार के नमूने बनाए जाते हैं। नमूने छोटे छोटे चौकोर स्क्वायर्स के बीच में काढ़े जाते हैं। प्रत्येक चौकोर के मध्य में रंग बिरंगे चटकीले धागे से सुंदर एवं उत्कृष्ट नमूने बनाए जाते हैं। रेशमी शीशा बाग, इस प्रकार की कढ़ाई में सफ़ेद रंग के रेशमी धागों से गहरे रंग की पृष्ठभूमि पर कढ़ाई की जाती है, जिससे यह शीशे के समान आभास देती है। इस कढ़ाई में भी ज्यामितीय नमूने बनाए जाते हैं। टाँके भी फुलकारी की तरह ही लिए जाते हैं। इसके अतिरिक्त सतरंगा बाग, जिसमें 7 रंग होते हैं। धूप छाँव बाग, इस प्रकार की कढ़ाई में धूप और छाँव का प्रभाव डाला जाता है। चांद रानी बाग, बेलन बाग, सूरजमुखी बाग आदि प्रमुख बाग हैं जो कि इस कढ़ाई के अंदर काम में लिए जाते हैं। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की चिकनकारी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ चिकनकारी कढ़ाई के लिए सदा से ही प्रसिद्ध रहा है। यहाँ के चिकनकारी वस्त्र विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। चिकनकारी कढ़ाई में शैडो काम किया जाता है। चिकनकारी एक प्राचीन कढ़ाई कला है। इसके उद्गम एवं विकास से संबंधित कई कथाएं और किंवदंतियां भी प्रचलित है। श्वेत मलमल के वस्त्र पर श्वेत रंग के धागों से की गई चिकनकारी इतनी आकर्षक एवं सुंदर लगती थी, मानो गंगा यमुना की पवित्र जलधारा ही वस्त्र पर साकार हो गई हो। रंगों के अभाव होते हुए भी इसके सौंदर्य की बराबरी और कोई वस्त्र नहीं कर सकता था। चिकनकारी कढ़ाई अत्यंत सूक्ष्म, बारीक एवं कोमल होती है। पहले यह केवल श्वेत मलमल के वस्त्रों पर श्वेत रेशमी धागों से बनी होती थी, परंतु आजकल यह कढ़ाई अन्य वस्त्रों पर भी, जैसे कि कैम्ब्रेज, ऑर्गेंडी, शिफॉन, जॉर्जेट, नेट, वॉयल आदि पर भी बनाई जाती है तथा विभिन्न रंगों के वस्त्रों पर विभिन्न प्रकार के तथा रंगों के धागों का उपयोग किया जाता है। चिकनकारी करने से पूर्व वस्त्र पर नमूने छाप लिए जाते थे। नमूने प्राकृतिक स्रोत एवं घरेलू उपयोग की दैनिक वस्तुओं पर आधारित होते थे, जैसे चावल का दाना, गेहूं की बाली, फूल, फल, पशु पक्षी, मोर, तोता इत्यादि। चिकनकारी में मुख्यतः साटिन, स्टैम्प, मूरी तथा हैरिंग बोन टाँकों का उपयोग किया जाता है। बखियां एवं विभिन्न टाँकों की मदद से नमूने के अलग अलग भाग को दर्शाया जाता है। जाली टाँकों से चिकनकारी का काम अधिकतर साड़ियों पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त पुरुषों के कुर्ते, टोपी, कफ, कॉलर, मेजपोश, दुपट्टे, रुमाल,
सलवार कुर्ता, ब्लाउज आदि भी कपड़े काढ़े जाते हैं। चिकनकारी की मांग विदेशों में अत्यधिक है, इसीलिए अब इसका व्यवसायीकरण हो गया है। इसे वृहद स्तर पर वहाँ के स्त्री पुरुष दोनों ही बनाते हैं। आजकल रंगीन वस्त्रों पर रंग बिरंगे सूती एवं रेशमी धागों से भी चिकनकारी का काम किया जाने लगा है। लखनऊ की प्रसिद्ध चिकनकारी में जिन टाकों का उपयोग लिया जाता है वे इस प्रकार हैं। बखिया, यह चिकनकारी का सबसे प्रचलित एवं लोकप्रिय टाका है। शैडो कार्य में शैडो वर्क में वस्त्र की उल्टी तरफ से हैरिंगबोन टाक के द्वारा सिलाई की जाती है। यह चपटा टाका होता है। कोमल एवं महीन वस्त्रों में सीधी तरफ से नीचे का टाका स्पष्ट दिखाई देता है। नमूने की रूपरेखा पर सीधी तरफ से उल्टी बखिया के महीन टाकों द्वारा किया जाता है। नमूनों में मुख्यतः फूल, पत्तियां, पक्षियों आदि के चित्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है मुर्री टाका। यह चिकनकारी का गांठों वाला टाका होता है। यह एक प्रचलित एवं लोकप्रिय टाका है। इसमें गांठें अत्यंत महीन एवं सूक्ष्म बनाई जाती हैं। इन टाकों के उपयोग से फूल के नमूने में बीच का भाग भरा जाता है, जिससे फूल में उभरा उभरा नमूना दिखता है। मुर्री टाकों से चावल के दाने, गेहूं की बाली जैसे नमूने भी बनाए जाते हैं। इन टाकों के साथ खटाऊ टाकों के उपयोग करके नमूने में विविधताएं लाई जाती है। नेक्स्ट है फंदा टाका। यह भी मुर्री टाके के समान ही है, परंतु इसमें काज वाले टाकों से नमूने में छोटे छोटे छिद्र बना दिए जाते हैं। इस टाके के उपयोग से चावल के दाने, गेहूं की बाली एवं अन्य अनाजों के नमूने बनाए जाते हैं। अन्य शब्द में इसे फ्रेंच नोट टाका भी कहा जाता है। इससे उभरे उभरे नमूने बनाए जाते हैं। टेपची, यह साधारण कच्चा टाका अथवा डार्निंग टाका होता है। यह चपटा टाका होता है। इसमें सीधी रेखाओं का उपयोग करके फूल पत्तियों के नमूने बनाए जाते हैं। इसके द्वारा फूल पत्तियों के नमूने में तिरछी रेखाओं को भरा जाता है। इस टाके से नमूने बनाने में अत्यधिक समय लगता है। इस टाके से फूल, पत्तियां, कलियां आदि बनाई जाती है। नेक्स्ट टाका है जाली। चिकनकारी को जाली टाके के द्वारा अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक बनाया जाता है। नमूने में जाली का प्रभाव विकसित करने के लिए धागे को खींचकर अथवा कभी कभी छोटे छिद्रों को चारों ओर से सिलाई करके कस दिया जाता है। इस प्रकार बड़े नमूने के बीच में जाली बनाकर वस्त्र की सुंदरता में अतिशय वृद्धि की जाती है। खटाऊ, यह चपटा टाका होता है। इस कढ़ाई में शैडो कार्य किया जाता है। इसमें वस्त्र की उल्टी तरफ हैरिंगबोन टाक के द्वारा कढ़ाई की जाती है। इस कढ़ाई में सूक्ष्मता, बारीकी एवं महीनता होती है, जिसके कारण यह देखने में अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक लगता है। कैलिको वस्त्र पर कैलिको का एप्लिक कार्य किया जाता है। इसमें मुख्यतः फूल पत्तियों के नमूने बनाए जाते हैं। थैंक्स।